ये सुधांशु जी, ये मेरे ख्याल से आप ही को जवाब देना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है ये उसी का नतीजा है, फारूक अब्दुल्ला। और महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि गोडसे का देश बना दिया है आप लोगों ने। उनका जो कोट एंड कोट स्टेटमेंट है कि गांधी जवाहरलाल नेहरू ने इसे सेकुलर देश बनाया और बात यह है कि इसे गोडसे का मुल्क बना रहे हैं आप लोग, इसलिए ये सब हो रहा है, ये इंटरनल ये सब रीजंस है। सुधांशु जी देखिए, मैं इसमें बिल्कुल एक तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूं। गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय तो ये देश सेकुलर था ही नहीं। संविधान सभा में दिखा दें तो सेकुलर शब्द खारिज कर दिया गया था। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं कोट बता देता हूं। यह प्रस्ताव रखा था केटी शाह ने, जो गुजरात से आए हुए थे। इसके ऊपर इस पे कमेंट किया था एचसी मुखर्जी ने, लोकनाथ मिश्रा ने, और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी वो किया था। फिर अंबेडकर जी का ये निर्णय था कि सेकुलर वर्ड की जरूरत नहीं है। सेकुलर आया 1976 में। अब मजेदार बात बताता हूं, 42वें संविधान संशोधन में जब डेमोक्रेसी को खत्म करके सारे विपक्ष को जेल में डालकर संशोधन किया गया तो सेकुलर वर्ड आया, उसमें एक और चेंज किया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया। अब देखिए, मजे की बात यह थी, धारा 370 के चलते हुए कश्मीर की विधानसभा जब तक संविधान में हुए किसी संशोधन को अंगीकार नहीं करेगी तब तक वो लागू नहीं होगा। कश्मीर ने क्या किया, 6 साल वाला तो ले लिया, मगर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर को एडॉप्ट किया ही नहीं। तो सिर्फ भारत में एकमात्र राज्य कश्मीर था जो कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर नहीं था। वो सेकुलर हुआ अगस्त 2019 को। तो जब तक महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की दौरे हुकूमत रही तब तक 1976 के बाद भी कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन सेकुलर स्टेट था। अब इसी को आप देखिए, क्या ये लोग बनाते हैं कि जो राज्य ही सेकुलर नहीं था वही सेकुलरिज्म का प्रतीक हो गया। और फिर ये तो वो है ना महबूबा जी, जो ये एक लाइन और कह दूं, ये वो है जो कहती थी कि हमारे आईन ने हमें एक झंडा दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, जितने इससे पहले हमारी सरकार आने से पहले जितने प्रदर्शन होते थे उसमें कभी किसी ने वो कश्मीर का तथाकथित झंडा देखा हो पुराना वाला? तो सिर्फ आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे। और कहती थी कि कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। आप देखिए साहब, 26 जनवरी 15 अगस्त को डल लेक के चारों तरफ जिस कदर तिरंगे दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह हालात बदल रहे हैं और बदलते हालात के कारण अब वो लोग बहुत ही घटिया लेवल की हरकतों पे आ गए हैं, चुन चुन कर मारने वाली। परंतु जब मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो चीजें जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, आप देखिए वो निर्णायक रूप से चीजें समाप्त होने की तरफ जाएंगी। वरना मुझे जितने विपक्ष में बैठे टेक्निकल जवाब दे दे, कब कश्मीर ने कब सेकुलर एडॉप्ट किया था। इरफान हाफिज लोन, अब मैं आपके पास आ रहा हूं सीधे से सवाल के साथ। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे इरफान हाफिज लोन, उम्मीद करूंगा आप उसी का जवाब देंगे। आपको क्या लगता है ये टारगेट किलिंग्स इरफान हाफिज लोन पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से है या अंदरूनी नफरत, अंदरूनी राजनीति और अंदरूनी वजहें इसकी? आपको क्या लगता है? 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? पाकिस्तानी आतंकवाद इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से या अंदरूनी नफरत की वजह से? इरफान हाफिज लोन, मैं तो यही कहूंगा कि हमने ये जो देखा है कि हालात जो है, जो ये निंदनीय है, एक गैर इंसानी हरकत है। हमने ये 30 साल देखा है और बदकिस्मती से हम इसका दर्द झेल रहे पिछले 30 साल से। और सही कहा था एक जमाने में राष्ट्रपति अमेरिका के, मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे? आगे आप ज्ञान देते रहिएगा, मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते? आपसे निवेदन है, आप सुनिए प्लीज। आप पूरा बोलिए, मेरे सवाल का जवाब या तो वो दीजिए। अमन भाई, मेरे पास नहीं है, मैं पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलूंगा। इसमें जाइए और आप शर्म करिए, शर्म करिए। हाँ भाई, पाकिस्तानी आतंकवादियों को तो शर्म करनी नहीं चाहिए। मैं समझ रहा हूँ। आज 1 मिनट रुकिए। इरफान हाफिज लोन, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप 2 मिनट बोलिए, मैं आपको नहीं टोकूंगा। आप बोलिए, मैं आपको नहीं टोकूंगा। मैं सवाल पूछूं आपसे? सवाल पूछूं? सवाल पूछूं? सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है जो टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की, वो पाकिस्तानी आतंकवादियों की वजह से है या अंदरूनी नफरत की वजह से है? 2 ऑप्शन आपके पास, मुझे बता दीजिए। मतलब हिंदुओं को नफरत ने मारा या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा? बस ये 2 का एक जवाब। उसके बाद आप मैं समझता हूं कि जो कश्मीर, आप जैसे लोग, आप जैसी विचारधारा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कश्मीर को नहीं सुलझाना चाहते हैं, जो इसे केवल थ्रू द प्रिज्म ऑफ मिलिट्री ऑप्शन देखते हैं, मानवता के प्रिज्म से नहीं देखते हैं। आप जैसे लोग जो यहाँ पर हिंदुस्तानी जिम्मेदार है, पाकिस्तानी जिम्मेदार नहीं है। मैं समझ गया सर, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। मैं पक्ष जानना चाह रहा था, आपकी नजर में भी पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है,
पाकिस्तान इसके पीछे नहीं है, हिंदुस्तानी हम लोग जिम्मेदार हैं। मैं समझ गया ना सर, मैं इसलिए मैं इरफान हाफिज लोन आप लोगों का चेहरा सामने लाना जरूरी होता है। सुलझ गया। हाँ पता लग गया, सुलझ जाएगा सर। चुन चुनकर ये जितने हथियार उठाएंगे सारे ऊपर जाएंगे, आप लोग रोते रहिएगा। अमन चोपड़ा जी जरा माफी मांगे देश से। अच्छा, मैं बयान देखिए। हाँ मेरी गलती है भाई, हिंदुस्तानियों की गलती है। मैं माफी मांगता हूँ कि मैं पाकिस्तानी आतंकवादियों को दोष दे रहा हूँ। चलिए मैं पाकिस्तानी आतंकवादियों को दोष दे रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांग लूं। आपको प्रॉब्लम है पाकिस्तानी आतंकवादियों को मैं गाली दे रहा हूँ? शर्म करिए। अगर कोई भाई आप बोल रहे हैं ना हिंदुस्तानी जिम्मेदार हैं, अभी आपने बोला, आपके मुंह से एक शब्द निकला कि पाकिस्तानी आतंकवादी है इसके पीछे। अमन भाई, जनरल बख्शी आ रहा हूं, आपके मुंह से एक शब्द निकला कि इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकवादी है। कैसे मारा गया पाकिस्तानी आतंकवादी इसके पीछे? बोलिए। एक प्रश्न मेरा है छोटा सा, सुनेंगे आप? अरे छोड़िए ना, जवाब देने आए, सवाल पूछने आए हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी इसके पीछे, बोलिए बोलिए। पाकिस्तानी आतंकवादी इसके पीछे, हिंदुओं की टारगेट किलिंग के पीछे। जी देखिए कल शाम को जब ये 4 लोग हमारे मारे गए, शहीद किए गए, मॉर्निंग में जब कोई क्राइम होता है पुलिस जाती है वहां पर और सैनिटाइज करती है। मॉर्निंग में उन्होंने क्यों नहीं आईडी शाम को देखा? ये नहीं बोलेंगे। अब सरकार से ये जो लैप्सेस हुए हैं उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? जनरल बख्शी, बिपिन रावत ने एक बात कही थी। बिपिन रावत ने 2.5 मोर्चे से जंग की बात की थी सर। वो सही मायनों में कश्मीर के मसले पर, कश्मीर के केस में सर शायद संभवतः बिल्कुल सही कही थी उन्होंने। जो आज भी हम पाकिस्तानी आतंकवादियों को दोष देने से कतराते कि नहीं ये तो अंदरूनी है उनका, उनको क्यों दोष देते हैं अमन भाई आप? जनरल बख्शी। अशोक पंडित आ रहा हूं, सुधांशु जी आ रहा हूं। देखिए साहब, मैं यहाँ पे मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी कश्मीर में लड़ते लड़ते गुजरी है। मैं चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं और अच्छी तरह वहां के हथकंडे जानता हूं। एक शब्द सुना है आपने? ये जो वहां की सो कॉल्ड नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक शब्द कॉन्डेमनेशन का, एक शब्द नहीं, हमदर्दी का? जो बेचारे मारे गए वे यहां बैठ के साहब वो गाली गलौज दे रहे हैं कि वजह ये है कि आपने एक माहौल पैदा किया हुआ है और वो माहौल के वजह से वो लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो खून बरसाने आए हैं। और दूसरा, आपने बोल दिया जो बोलना था। ऑडियो बंद। अब मेरी बारी है। आर्मी के सीनियर ऑफिसर है, एक करके। लोन साहब 1 मिनट। इरफान हाफिज लोन 1 मिनट। जनरल बख्शी आप कंप्लीट करिए। यहाँ एक नया डेफिनेशन हमने सेक्युलरिज्म का देखा है साहब। हमने एक नया डेफिनेशन सेक्युलरिज्म का देखा है कि अगर हिंदू मारे जाए तो उसकी बात न की जाए, उसको दबा दिया जाए, नहीं तो नफरत बढ़ेगी। क्या बात है साहब, वाह वाह, माशाअल्लाह। ये तो एक नया फलसफा है कि सेक्युलरिज्म का मतलब अगर कोई हिंदू मरता है तो चुप्पी साध लीजिए, ब्लैकआउट कर दीजिए, बात ही मत करिए, माहौल खराब हो जाएगा, नहीं तो नफरत बढ़ेगी साहब, नफरत है। ये नया ड्रामा है साहब। वहां पे आप बेचारे निहत्थे लोगों को, औरतें बच्चों को मार रहे हैं। कोई घृणा, साली इससे ज्यादा घृणित कार्रवाई कोई हो सकती है? उसके बारे में एक अल्फाज नहीं तुम्हारे मुंह से निकल सकता कॉन्डेमनेशन का, एक अल्फाज इंसानियत का नहीं निकल सकता कि साहब बड़ा दुख है कि ये बेचारे गरीब बेकसूर निहत्थे मार डाले गए, औरतें बच्चे मार डाले गए। बट आपको यहां लगा कि साहब अगर आप इसकी बात करेंगे तो माहौल खराब होगा। क्या बात है साहब, ये चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, मारेंगे भी, बात नहीं होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म का सिद्धांत जो है पलट जाएगा, ये बकवास है। मैं था किश्तवाड़ में, मुझे उस वक्त बोला गया बख्शी तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? मैंने कहा साहब तो मेरे को बचाने के लिए भेजा पॉपुलेशन को यहां, मैं नहीं बचाऊंगा तो और कौन बचाएगा? बोले पुलिस बचाएगी। मैंने कहा पुलिस इतनी काबिल होती तो हमारी इतनी लाखों की फौज लानी पड़ती? ये उनके काबू के बाहर है। और एक ही तरीका है साहब, मैं डील करता हूं। अब मेरे इलाके में किलिंग हो रही थी, मैंने जाके बात करी, मुझे नाम बताओ किसने किया है। ठीक है साहब, उन्होंने नाम बता दिया, अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर, तीनों पाकिस्तानी। मैंने कहा साहब भाड़ में गए बाकी टेररिस्ट, तुमने जहां भागना है तुम भाग लो, तुमको किसी जहन्नम के कोने से भी मैं ढूंढ के निकालूंगा और जब मारूंगा जला के मारूंगा। तुमने औरतें और बच्चों का कत्ल किया है, तुमने इंसानियत का कत्ल किया है और तुमने अल्लाह ताला की हुक्म अंजुली की है।
और साहब 1 महीना लगा, उनको ढूंढा, पकड़ लिया, गांव वो जंगल के बीच में एक धोख में जाके छुपे थे जो मैदान में थी, ताकि वो उनको कोई घेर के मार ना सके। और उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ वो लड़े, जैसे कॉर्नेट रैट्स होते हैं, चूहे की तरह उन्होंने गोलियां बरसाई। हमने रॉकेट लॉन्चर लगा के पूरी वो जो झोपड़ी है वो उड़ा दी, आग में जल के मरे। और उसकी फोटो मैंने जाके दिखा दी गांव में जहां हत्याकांड हुआ था। साहब वहां 30 साल शांति रही उसके बाद। बहुत बढ़िया, ये है तरीका। जला दो जो इंसानियत का इस तरह कत्ल करते हैं। जन्नत वन्नत वाला चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा मुझे लग रहा है, वो जो उनको सपने दिखाए जाते हैं। अब टाइम आ गया है, ना सिर्फ यहां जलाओ जहां से ये आए हैं, पाकिस्तान से। ये अगर मुनीर खान साहब अपने आप को बड़े सूरमा समझते हैं तो इनको दिखाना पड़ेगा कि बालाकोट लास्ट स्ट्राइक नहीं थी, हजारों स्ट्राइक ऐसी हो सकती हैं, पीओके तुम्हारा जा सकता है। ठीक है साहब, बता दिया गया है, ठीक, आगाह कर दिया सुधांशु जी गया आ रहा हूं, अशोक पंडित आ रहा हूं, उसके पहले एक कमेंट ताजिम का। चौधरी समझते हैं ताजिम भाई